केस का सब ब्रीफ में मैं पढ़ रही थी, तो सबसे पहला जो चीज मुझे खटका वो था कि एफआईआर कितना देर हुआ। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इस कोलकाता जैसे केस? इसमें प्रोटेस्ट का बात हम लोग कर रहे थे कि प्रोटेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले किया। कोलकाता इंसिडेंट के बाद में इतना समय क्यों लग जाता है कि वहाँ के प्रिंसिपल को अरेस्ट करने में समय क्यों चला जाता है? बट ये हमारे लीगल प्रोफेशन का एथिकल मोरल जो बोलिए हमारा ये ड्यूटी है कि जो भी केसेस हमें मिलेंगे, जो भी पक्ष हमारे पास आएगा उसको रिप्रेजेंट करना। जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाता है तब भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, एविडेंसेस को चेंज करने का कोशिश किया जाता है। पावर का मिसयूज तो हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो या बाहर हो, कहीं भी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अब क्रिएट होने वाला है। डेटा के हिसाब से 2022 से 23 में लगभग 70,000 जो केसेस हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो सामने आए हैं। मतलब मेरे अभी तक के लाइफ का एक ही जो चीज हम जिंदगी में सीखे, हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आए वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों। सलोनी मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कोलकाता रेप केस हुआ डॉक्टर के साथ में, उसको लेकर के आपका क्या ओवरव्यू है? आप कैसे उस घटना को देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज अ फीमेल, एज अ वुमन, ये बहुत ज़्यादा डराने वाला चीज़ हुआ है। और हम लोग भी लीगल प्रोफेशन में है या कोई भी प्रोफेशनल है जो बाहर काम करने के लिए निकल रही है लड़कियां, उनको पहले ही बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता है और तब जाके वो कॉन्फिडेंटली अपना काम करती हैं और अब आगे मुखर होकर आती हैं और सब चीज़ अच्छे से संभालती हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके का कुछ सामने से किसी लड़की के साथ जब होता है, और जाहिर सी बात है कि उस लड़की का कोई गलती नहीं था, क्योंकि अगर किसी का भी गलती रहेगा तो इतना बड़ा सज़ा नहीं मिल सकता है। और ये जो उसके साथ हुआ ये उसके साथ गलत हुआ। और जब हम लोग अपने आप को देखते हैं तो अगर हम लोग समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हम लोग आसपास आपके जैसे लोगों के साथ हैं, तो अच्छे लोगों के साथ भी हैं तो बुरे लोगों के साथ भी हैं। जी। और फिर हम लोगों को डर लगता है कि क्या ये इंसान अच्छा है या बुरा है, या क्या इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, क्या इस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत डराने वाला है। और फिर वहीं पे जब हम लोग एक एज अ प्रोफेशनल अपने आप को देखते हैं तो ये प्रोफेशनलिज्म में भी बहुत ज़्यादा डराने वाला चीज़ है कि आप अपने काम को फ्रीली नहीं कर सकते हैं, आप अपने काम को खुशी से नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर समय आपको सतर्क रहना होगा कि कहीं आसपास के लोग आपको गलत नज़र से नहीं देख रहे हों, कहीं आपको परेशान करने का उनके तरफ मंशा ना हो, आपकी तरफ मंशा ना हो। तो ये जो चीज़ हुआ है ये बहुत ज़्यादा डराने वाला है हर उस लड़की को जो भी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार से लड़ती है। और उसके बाद जब ये चीज़ हो जाता है तो परिवार वाले भी आज बोल रहे हैं कि तुम मत काम करो। मेरे आसपास के जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सीनियर्स रहे हैं मेरे स्कूल में, वो लोग अपने जॉब को अभी स्किप कर दिए हैं। और जब उनके स्टोरी पे मैंने देखा कि वो लोग अभी ड्रॉप ले रहे हैं इस इतने बड़े कांड के बाद, तो मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत डर गई। क्योंकि कोई भी अगर ये स्टेप ले रहा है किसी कांड को देख के, तो यानी कि वो कितना डर गया है और कहीं ना कहीं वो अपने आसपास नहीं फ्री फील कर रहा है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं डरी हुई हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण तो मेरे सामने ही है कि मेरे जो आसपास के जो फीमेल फ्रेंड्स हैं जो इस लीगल प्रोफेशन में नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन में, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो लोग ये काम को अभी कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दिए हैं। लेकिन मैम ऐसा क्या हुआ कि इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने डिसीजन लेना चालू हुआ? क्योंकि ये पहला रेप केस तो नहीं। अब ये एक सबसे बड़ा रीज़न है ना कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वही प्लेस जब सेफ नहीं होगा, अगर एक एडवोकेट के लिए कोर्ट ही नहीं सेफ प्लेस होगा तो वो कहाँ जाएगी। अगर किसी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए अगर हॉस्पिटल ही सेफ नहीं होगा, जहाँ सभी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जहाँ के सारे स्टाफ वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं बाय द होल प्रोसीजर, वहाँ पे अगर इस तरीके का लोग अगर देखते हैं कांड और इस तरीके का चीज़ों को चेंज किया गया। सबसे बड़ा बात कि जब उस लड़की का रेप और मर्डर हुआ तो उसको सुसाइड बोला गया, वहाँ के प्रिंसिपल उसको सुसाइड बोलते हैं, तो ये कितना गलत है।
और किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया हर चीज़ों को, तो ये डराने वाला नहीं है। ये बहुत लोगों को डर लगेगा इस चीज़ से, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है या कुछ भी है, आप बड़े जगह काम कर रहे हैं तो आपको दबा दिया जाएगा, आपकी तरफ अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो अगर होगा तो लड़कियां तो डरेंगी ही ना। और उसके साथ जिस तरीके से रेप किया गया, मर्डर किया गया, वो बहुत ब्रूटल है। उसके लिए डेथ पनिशमेंट के अलावा कोई और पनिशमेंट सूटेबल ही नहीं है। तो बहुत डराने वाला है। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरा इंडिया, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड इस पार्टिकुलर इंसिडेंट को लेके बात कर रहा था। उस डॉक्टर का एक वीडियो भी आया जो काफी ज्यादा वायरल वायरल हुआ। हुआ। हम लोगों की ऑब्जर्वेशन एज अ कॉमन मैन, हम इस चीज को रियलाइज करते हुए जरा सा भी 2 मिनट नहीं लगा कि उसके साथ गलत हुआ और लोगों ने गलत किया। अरेस्टिंग भी हुई कुछ लोगों की। तो क्यों लीगल प्रोसीजर करने में इतना ज़्यादा समय लगता है? क्यों लोग, मतलब ये सवाल उठता है कि वो सुसाइड था या मर्डर था, क्योंकि सामने आपके पास प्रूफ है कि जिस हालत में वो थी डॉक्टर, वो सब लोगों ने देखा था उसको। तो ऐसा क्यों होता है कि लीगल प्रोसीडिंग इतना स्लो होता है, या इस तरीके के इंसिडेंट को लेकर के बहुत प्रूफ करना पड़ जाता है? देखिए, लीगल प्रोसीडिंग जो है वो एक-एक सबूत को लेके चलने वाला होता है। जैसे सिविल केसेस होते हैं, क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ऑडियंस को तो पता नहीं है, तो जो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस, कि जो सिविल केसेस होता है उसमें आप अपनी तरफ से सबूत लेके आइए, एविडेंस लेके आइए, और सामने वाली पार्टी अपनी तरफ से सबूत लेके आएगी और एविडेंस लेके आएगी, और फिर जजेस जो हैं वो एनालाइज करके प्रोबेबिलिटी पे जजमेंट सुना देते हैं। लेकिन जब क्रिमिनल केस का बात आता है तो वहाँ पे आप जितना हो सके उतना सबूत लेके आइए, और साथ ही साथ वो आपके फेवर में हो या नहीं हो, आप उस पूरे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस का, सिचुएशन का सारा आपको इंफॉर्मेशन लाके कोर्ट को देना होता है। और वहीं दूसरा पार्टी भी यही करेगा। मतलब कि कोर्ट के सामने पूरा ओवरव्यू रखना होता है, सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखना है, पूरा ओवरव्यू रखना है कि ये चीज़ हुआ था, ताकि कोर्ट को सारा का सारा चीज़ समझ में आए। और जब वो रेलिवेंट फैक्ट जो एडमिसिबल हो जाता है, कोर्ट उसको एडमिट कर लेती है कि हाँ सच में ये चीज़ हुआ है, तब जाके फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसीलिए लंबा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसीलिए पेचीदा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ काम का है वो भी देना है और जो चीज़ काम का नहीं है वो भी रखना है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन काम का है। तो आपको पूरा का पूरा चीज़ को डिस्क्लोजर करना है। और दूसरा चीज़ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो एलिगेशन लगा रहा है, जो बोल रहा है मेरे साथ एक क्राइम हुआ है, इसने किया है, तो जो एलिगेशन लगा रहा है उसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं। और प्रोसिक्यूशन पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि उसी को प्रूफ करना होगा कि ये चीज़ हुआ है। तो आप खुद बताइए ना कि जो जिसके साथ हुआ है उसी को आके वापस अपने चीज़ों को पेश करना है और उसको सिद्ध करना है, तो ये तो पेचीदा होगा ही ना। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है। और कई भी जैसे कि अभी हम लोग देखे थे दिल्ली में जो 2012 की 13 में केस हुआ था, निर्भया केस, तो उसमें जो जजमेंट है वो आ चुका था कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन उसको कैपिटल पनिशमेंट को करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में कोर्ट से 7 साल का समय लगा था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो स्लो है और धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रिंसिपल पे काम करता है कि चाहे 99 जो मुजरिम हैं, जो गलती किए हैं वो छूट जाएं, क्रिमिनल्स छूट जाएं, लेकिन एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक इनोसेंट को भी सजा हो जाएगा तो हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जो कोर्ट प्रोसीडिंग होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, ताकि जो भी चीज़ है वो बिना रीजनेबल डाउट के सिद्ध हो सके। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं कि आपने कहा कि 99 क्रिमिनल भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं होना चाहिए, अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या जेल में जितने लोग हैं जिनको सजा मिली है उसमें से निर्दोष कोई नहीं होंगे? आप इस बात से कितना अग्री या डिसएग्री? देखिए, निर्दोष का मतलब है कोर्ट की नज़र में, कोर्ट की नज़र में वो निर्दोष नहीं होना चाहिए और उसको दोषी करार नहीं कर देना है कोर्ट की नज़र में। अच्छा, कोर्ट की नज़र का मतलब ये होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बंदा शायद नहीं किया हो। अगर 1% भी डाउट रहेगा कि शायद ये वहाँ नहीं था या शायद इसने नहीं किया, तो वहाँ कोर्ट उसको एक्विट कर ही देती है या उसको कम सज़ा दे के छोड़ देती है या बेल दे देती है, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो प्रिंसिपल है वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चलता है। और हमारा जो क्रिमिनल प्रोसेस है वो
कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना है कि हाँ, इसने ही 100% ये काम किया था। 90% अगर शक है तो उस पे काम नहीं चलेगा, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे प्रूव करना होगा कोर्ट के सामने, और तभी आपको सज़ा मिलेगा। तो अब हम पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट हमेशा, जो जजेस हैं वो हमेशा अपने प्रॉपर कॉन्शियस माइंड से सोच के और पूरा तरीके से समझ के ही हर चीज़ करती है। तो हम लोग लीगल प्रोसेस को कभी भी गलत नहीं बोल सकते हैं। निर्भया वाला केस हुआ, फिर उसके बाद कोलकाता वाला केस हुआ, बहुत सेंसिटिव होता है ये, और इसमें पूरी देश और दुनिया की निगाहें रहती हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है मैटर, हम इतने गैप पे हियरिंग नहीं करके हम डेली हियरिंग करके फास्ट ट्रैक रिजल्ट पे आए? क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप हियरिंग में या केसेस को देंगे, उतना ज़्यादा जो गलत करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलेगा सबूतों से छेड़छाड़ करने में या मैनिपुलेट करने में। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे अभी अगर हम अभी प्रॉपरली कोलकाता रेप केस को फॉलो कर रहे हैं और उसका हर एक जो भी प्रोसीडिंग्स होता है वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, अवेयर करते हैं, ताकि उन लोगों को कोर्ट का जो भी टर्म्स है वो नहीं समझ में आता, बट फिर भी एक नॉर्मल भाषा में उनको समझ में आ सके। तो उसी में ही जैसे जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, तो टाइम तो लगेगा ना रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने में। किसी कमेटी को बनाया तो कमेटी को तो टाइम लगेगा ना वो सारे रिसर्च करने में। तो वो रिसर्च करके जब आएगा तो उसको आप कम से कम 10 दिन का टाइम तो दीजिएगा, उसको 12 दिन का टाइम तो दीजिएगा। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि हम तो चले गए कोर्ट में, लेकिन मेरा जो प्रॉपर जो मेरा पेपर वर्क था, एविडेंस था, वो मेरा नहीं आ पाया, या हम अपलोड कर पाए, या हम नहीं पेश कर पाए, तो हम फिर टाइम लेंगे, सामने वाली पार्टी भी टाइम लेगी। कभी ऐसा हुआ कि कोई अर्जेंट हुआ और वकील ही नहीं जा पाए। तो ये सारे रीज़न होते हैं डिले में। ये बेसिक जो मेन जो कि सही डिले होता है वो इसी रीज़न की वजह से होता है। गलत डिले अगर हो रहा है तो वो गलत है। जैसे कि गलत तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कोर्ट का टाइम वेस्ट करना, तो कोर्ट उस पर भी संज्ञान लेती है। लेकिन अगर बार बार ये होते जाए कि बार बार हम अपने टाइम पीरियड को चेंज करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं केस को और लेट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट अपना जो है वो नज़र रखती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि काउंसिल जो है, जो वकील हैं, वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट अपने तरीके से तो पूरा कोशिश करती है कि वो टाइम पीरियड पे ही हो। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि ये जो हमारा कोलकाता रेप केस है, इसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्यू मोटो एक्शन लिया गया है। तो स्यू मोटो एक्शन जो लिया गया है वो हमारे आपके द्वारा जो प्रोटेस्ट किए गए थे उनके ही कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में आया कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे सर्वोच्च अदालत है, उसने इस केस को अपने हाथों में लिया, खुद से इसको टेकअप किया। अदरवाइज जो नॉर्मल केसेस होते हैं वो हमारे आपके फाइलिंग करने पे ही स्टार्ट होता है, लेकिन कोर्ट के पास पावर होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो खुद से भी एक्शन ले सकती है किसी पर्टिकुलरली फेमस या कोई बहुत बड़े चीज़ों पे अपना एक्शन ले सकती है जो कि समाज को दिक्कत दे रहा है। तो उसी में से एक था कोलकाता रेप केस। जब इतना ह्यूज पॉपुलेशन जब सड़कों पे उतर आता है और सारे लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल जब रोड पर उतर आते हैं और हमारा जो मेडिकल जो पूरा जो है पार्ट स्ट्रक्चर वो कोलैप्स होने के जब कगार पे आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने से एक्शन लेती है और एक स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करती है। अब ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसको तो टाइम लगेगा ना कोई भी चीज़ को इकट्ठा करने में, पॉलिसीज बनाने में। उसको पॉलिसी बनाने के लिए रखा गया है कि डॉक्टर्स को जो इतना टाइम तक आप काम करवा रहे हैं, वो टाइम काम कराना बिना किसी भी रेस्ट के, बिना किसी भी ब्रेक के, ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है। तो इसलिए आपको क्या टाइम पीरियड होना चाहिए डॉक्टर्स का, कितना आवर्स होना चाहिए, क्या वुमेन के लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, इसके लिए एक फोर्स बनाया गया है। अब उसको तो टाइम लगेगा, इसीलिए लगभग 10 दिन पर एक हियरिंग हो रहा है। 20 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ, 17 सितंबर को हुआ, फिर अभी 30 सितंबर को हुआ है और अभी फिर होने वाला है। तो देखा जाए तो ये बाकी केसेस से बहुत जल्दी हो रहा है। ओके। अभी आपने वर्क प्रेशर को लेकर के कहा, आपने बात की। अभी जस्ट हाल फिलहाल में एक हमने इंसिडेंट और देखा है कि जो EY अर्नस्ट एंड यंग कंपनी है, उसमें भी एक वहाँ की एम्प्लॉई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया ड्यू टू वर्क प्रेशर ओनली। कल कोई डिस्कस कर रहा था कि बजाज में, आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि वो सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है,
बट शायद वहाँ भी किसी ने ये किया work pressure 72 को किया। आवर्स का वर्क प्रेशर दिखा रहा था। तो वर्क प्रेशर रियली में डॉक्टर्स के लिए है, मतलब ये हाँ, बिल्कुल। जो हमारा जो रिसर्च हुआ वहाँ पे जो लोग भी थे और एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार 72 आवर्स तक कर रहे हैं अपना काम, और 72 आवर्स 48 आवर्स तक अगर लगातार आप अपना काम करते जा रहे हैं बिना किसी भी ब्रेक के, तो ये कितना इनह्यूमन है कि किसी को टाइम नहीं मिल रहा है सोने का। ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि किसी भी इंसान को काम करते-करते 10 घंटे बाद उसको एक ब्रेक चाहिए ही होता है। और जैसे डॉक्टर्स का काम है वो बहुत प्रेशर वाला होता है। कोई भी चीज़, एक गलती, एक उनका नेग्लिजेंस और यहाँ किसी का जान खतरे में आ सकता है। खुद जो हमारा ऑपरेशंस होता है, ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन का जो ऑपरेशन होता है, वो सब खुद इतना टाइम टेकिंग होता है कि वो वहाँ रिक्वायरमेंट है उनका कि वो उतने देर तक जगे रहें और काम करें। लेकिन जहाँ उनका वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ उनको ब्रेक दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है, तो वहाँ रूल तो होना चाहिए। वो उनका एक तरीके से राइट है जो उनसे छीना जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेशनल टास्क फोर्स को कि वो पूरा रिसर्च करें और वो एक पॉलिसी बनाएं जो कि डॉक्टर्स के लिए हो कि वो कितने देर तक काम कर सके। अब ये तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, या अभी भी मेडिकल भी रिसर्च ये कहता है कि किसी भी इंसान को 2 दिन तक लगातार जगे रहने से, वो या ज़्यादा दिन तक अगर वो लगातार जगे रहता है या फिर कम सोता है, तो वो उसका अपने ज़िंदगी का 10 साल कम कर ले रहा है। तो जैसे ही मेडिकल प्रोफेशनल आके बता रहे हैं कि स्लीपिंग साइकिल जो है आपका वो मेंटेन रहना चाहिए, और काम का प्रेशर अपने आप में बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता है, और वहाँ अगर आपको थोड़ा सा भी रिलैक्समेंट नहीं मिल रहा है तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और डिप्रेशन होना और फिर सुसाइड तो डिप्रेशन का ही एक एंड रिजल्ट है। तो ज़रूरी है कि एक ओवरऑल सभी प्रोफेशनल्स के लिए एक बनना चाहिए, वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक टाइम पीरियड बनना चाहिए कि वो उनको उतना लोड ना मिले। घर जाने के बाद भी उनको काम करना पड़ जाता है। ऑफिस में तो काम करते ही हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, हॉलीडेज पे भी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक लॉ बनना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमारा लेजिस्लेचर ही काम कर सकता है। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है लेजिस्लेचर इस चीज को लेकर? देखिए, बात यही है ना कि जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है ना, लोग सामने नहीं आते हैं और लोग उस पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि अभी कोलकाता में इतना बड़ा रेप केस हुआ, तो जाके कोलकाता गवर्नमेंट एक बिल पास कर रही है, अभया करके शायद एक बिल आया है, और वो बिल जो है वो प्रोटेक्टिंग है फॉर पर्टिकुलरली वुमेन एंड स्टाफ ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ठीक है, एक पर्टिकुलरली बहुत बड़ा चीज़ हुआ है जो कि पहले नहीं होता। अगर ये नहीं होता, ये नहीं सामने आता, तो ये शायद नहीं होता। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखने का ज़रूरत है, या लेजिस्लेचर को ध्यान रखने का ज़रूरत है कि आपका काम ही यही है। आप विधायिका हैं, आपको बनाना है नियम कानून, और आप वही अगर नहीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिएगा तो सही नहीं होगा। पीरियड्स में जो है वो छुट्टी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी स्मृति ईरानी का भी स्टेटमेंट आया था, और नहीं उस पे बना लॉ। उसको लेकर तो बहुत सारी बातें हुई। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, वी रिस्पेक्ट। लेकिन जहाँ पे बात आता है कि आपको उसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, आपको नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए अपॉइंट किया गया है जो लोगों के हित में हो, लोगों को काम आए, लेकिन आप वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप तो अपना काम नहीं सही से कर रहे हैं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, वो इम्प्लीमेंट करा रही है, वो पनिशमेंट दे रही है, वो अपना प्रोसीजर फॉलो कर रही है, उस पर इतना वर्कलोड है कि केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो तो अपना काम कर ही रही है। बट आप क्या कर रहे हैं? आप उसको वर्किंग लोड को कम करने के लिए आप कौन सा नियम बना रहे हैं? आप क्या स्पीडी ट्रायल ला रहे हैं? एक खास बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 3 जो नए बड़े कानून आए जो बदल के लाए गए, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि स्पीडी ट्रायल का बात करता है, जो कि पहले के कानून में नहीं था, पहले सीआरपीसी में नहीं था। वो टाइम लिमिट कर दिया है कि 3 महीने में ये चीज़ हो जाना चाहिए, 3 महीने में नोटिस मिल जाना चाहिए, 15 दिन में नोटिस हो जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तो स्पीडी ट्रायल का बात कर रहा है। तो ये जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS, वो बहुत हेल्पफुल है स्पीडी ट्रायल में, स्पीडी और रिकवरी में, जो भी केस प्रोसीडिंग्स है उसके लिए। तो यानी कि ये कॉल ऑफ द आवर है। हाँ, अभी भी और ज़रूरत है इस चीज़ को करने का।
और ध्यान देने का ज़रूरत है। और बिहार में तो फिलहाल अभी देखा जाए तो बिहार में भी कहीं ना कहीं ये सारे मामले हैं, जो भी अभी मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया कोलकाता रेप केस के बाद, फिर उसके बाद और भी भागलपुर में शायद सामने आया, बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें कि बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर किया गया था वुमेन के साथ। उसके ब्रीस्ट को काट के उस पर इतनी बार चाकू से वार किया गया था। तो देखिए, कानून बनाना, कानून को फॉलो करना ये बाद का चीज़ है। अगर इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो ये हमारे एजुकेशन में, हमारे परिवार के परवरिश में ही किया जा सकता है। अदरवाइज कानून बनते रहेंगे, अपराध तो होते ही रहेंगे। कोलकाता वाले केस में बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो भी एक दिन के लिए पूरा इकोसिस्टम ही स्ट्राइक पे चला गया था। आपको लगता है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट लीगल प्रोसीडिंग को बहुत इफेक्ट करता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? दोनों ही तरीके से इफेक्ट करता है। जब हम बात करते हैं कि इतना बड़ा मामला सामने आया 9 अगस्त को, जब ये होता है 2024 के 9 तारीख में, जब ये रात के 11 बजे ये कांड होता है और ये सुबह तक FIR नहीं होता है, लगभग साढ़े 12 बजे FIR होता है और पता डिक्लेयर हो जाता है शाम में ही 4 बजे के 5 बजे के पास पता चल जाता है कि ये चीज़ हुआ है। पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स को कॉल चला जाता है सुसाइड का, क्या क्या मैटर हो जाता है, लेकिन फिर भी FIR नहीं होता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये खुद से संज्ञान लेने वाला विषय था। बिल्कुल। यहाँ पे पुलिस को खुद से FIR करने का जरूरत था। कोई FIR कराएगा नहीं इसलिए कराएगा, तो पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए ना शायद 30 सितंबर को शायद ये हुआ है कि पता नहीं, जो पुलिस इंचार्ज हैं ताला हॉस्पिटल, ताला पुलिस स्टेशन जो है कोलकाता का, जहाँ पे ये सब चीज़ हुआ है, उसके पुलिस इंचार्ज को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी नए पुलिस इंचार्ज अपॉइंट किए गए हैं। तो ये तो पूरा सामने पता चल रहा है कि ये कितना मिलीभगत था, क्या था, नहीं था। और पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है ये सब चीज़ में। साथ ही साथ मैं बात कर रही थी कि जो ये जो मैटर हुआ, इसमें प्रोटेस्ट का बात हम लोग कर रहे थे कि प्रोटेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले किया। कि 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, 12 तारीख बीत गया, 13 तारीख बीत गया, अभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, जब्त नहीं कराया गया। पूरा सील करना चाहिए था उस पूरे हॉस्पिटल को, घटना घटी या जिस एरिया को, हाँ, जिस तरीके जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो नहीं किया गया। और इसीलिए 15 तारीख को जब बहुत सारा भीड़ आता है और टैम्परिंग करता है, चेंज करने का कोशिश करता है एविडेंस को, तो वहां पे बताइए कि अगर आप पूरे के पूरे प्रोसीडिंग्स को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं ना, आप तो रिजल्ट ही चेंज कर दीजिएगा, एविडेंस को आप चेंज कर दीजिएगा, फॉल्सिफाइड कर दीजिएगा। मेरा पहला सवाल जो मैंने पहले किया था वो यही था कि आप इतना देर कर देते हैं कि उसमें टैम्परिंग होना ही होना है। हमेशा से जो दोषी है वो तो भागने की कोशिश करेगा, वो छुपने की कोशिश करेगा, तो वो तो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो एक्चुअली में ये इंसिडेंट देखा भी गया, खासकर इस पार्टिकुलर केस में। नहीं, बिल्कुल वही चीज था कि देखिए, लीगल प्रोसेस का जो डिले होता है वो तो डिस्कस हम लोग कर ही लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से जो गलती हो रहा है, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जिनको हमें सही से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, जिनको फॉलो करना होता है प्रोसेस, जब तक कि जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल प्रोसेस नहीं इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है, तो उन पे ज्यादा ना प्रेशर है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो सामने आ भी रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं टाइम पे पकड़े गए और कहीं ना कहीं एविडेंस पे हुआ है चेंजेस। और अभी 30 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एविडेंस जो है वो फॉल्सिफाइड किया गया है, चेंज किया गया है, कहीं ना कहीं क्लेम हो रहे हैं, बट फिर भी अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा। और इसीलिए ना धीरे धीरे ये चीज़ चलता है, क्योंकि अब बताइए 15 तारीख को जब ये चीज़ होता है और फिर भी जो बड़ी जो हमारी वो जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो और ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। वहाँ तो सीधा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। वहाँ जब ये चीज़ हो रहा है और वहाँ टाइम पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो कितना लगता है ना, कितना मतलब पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम ही अपना काम नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, सब पे सवाल खड़ा हो जाता है, सिर्फ एक पार्ट पे नहीं होता है, दोनों दूसरी पार्ट पे भी, लेजिस्लेचर पे भी सवाल चला जाता है कि कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है क्या, उनके तरफ से सपोर्ट है क्या। बहुत तरह का सवाल उठ जाता है, खड़ा हो जाता है।
और जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जब इस तरीके से पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे मुहिम चलता है और लोग जब सड़कों पे आते हैं, तब जाके जो है कि शायद 19 अगस्त को कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुयो मोटो एक्शन लेती है, आई थिंक 20 सुयो एक्शन क्या होता है? आपने पहले भी जिक्र किया था इस वर्ड का, इसका मतलब क्या होता है? सुयो मोटो एक्शन यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो खुद से किसी पर्टिकुलर मैटर पे संज्ञान लेती हैं, जो ऐसा मैटर जो कि समाज को बहुत दिक्कत दे रहा है या लोगों को बहुत अफेक्ट कर रहा है, तो और वहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, उस चीज़ को कोई भी खड़ा नहीं कर रहा है बात या फाइल नहीं कर रहा है केसेस, तो पिटिशन नहीं डाल रहा है, तो खुद ही वो केस को उठा लेती है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं उनको ये पावर दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत, और तब ये कोई भी केस को खुद से स्टार्ट कर सकती है और खुद से पार्टी बना सकती है। जैसे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 पार्टीज हैं, एक डिफेंस एक प्रोसिक्यूशन। तो एक स्टेट है जो कि कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लगभग 20 एडवोकेट कर रहे हैं उनकी तरफ से, और उसी में से एक है एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से मुख्य चेहरा है, जो कि जिनके तरफ बात भी हो रहा है कि वो डिफेंस क्यों कर रहे हैं। बट ये हमारे लीगल प्रोफेशन का एथिकल मोरल जो बोलिए, हमारा ये ड्यूटी है कि जो भी केसेस हमें मिलेंगे, जो भी पक्ष हमारे पास आएगा, उसको रिप्रेजेंट करना, और वो बस अपना काम कर रहे हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी तो हमारे ऊपर है कि हम किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कोलकाता इंसिडेंट के बाद में इतना समय क्यों लग जाता है कि वहाँ के प्रिंसिपल को मतलब अरेस्ट करने में इतना समय क्यों चला जाता है? अरेस्ट के पहले तो सोचिए कि जब इतना बड़ा बात किसी हॉस्पिटल में होता है, और किसी हॉस्पिटल का या कॉलेज का जो सबसे मेन जो एक चेहरा होता है वो प्रिंसिपल या डायरेक्टर ही होते हैं, और उन पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और फिर भी उनको वो खुद से वो दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, और उनका खुद ही अपॉइंटमेंट भी हो जाता है मतलब वेरी नेक्स्ट डे, और वो उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो कितना मतलब खुद भी इंसान को सोचना चाहिए कि वो इतना भी ना करे कि सामने एक छोटा बच्चा को भी समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा गलती है। मतलब आप जिस चीज़ का जिम्मेदारी लेके आप जिस चीज़ के पद पे बैठे, आपको उसका गरिमा नहीं रहा, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, और आप माइक पे आके बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमको बहुत दुख है, और दूसरे दिन ही आप कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। आपको कोई शोक मनाने का समय नहीं है, आपको कोई एक्शन लेने का समय नहीं है, और फिर आप दूसरी जगह अपॉइंटेड भी हो जाते हैं। तो ये कितना ज़्यादा मतलब दिखता है कि कितना कमी था, और क्योंकि वो अपॉइंटमेंट कौन कराया? सरकार कराई, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कितना इंटरफेरेंस है, ये अपने आप में इनडायरेक्टली दिख रहा है। और अब जाके उनका अरेस्ट हुआ है, अब जाके पुलिस इंचार्ज को हटाया गया, अरेस्ट किया गया है। देखा जाए तो स्लो प्रोसेस है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्लो स्टेडी है, बट विन्स द रेस होगा, कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी, और जो भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मतलब कोई आदमी अगर प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं किसी कॉलेज के, और उनके कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि पूरा इंडिया शेक कर जाता है, और वो रिजाइन करके दूसरे कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो अपना भी पर्सनल इथिक होता है, वो ये कहता है कि मुझे इस केस में साथ देना है, मैं प्रिंसिपल के पद पे नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सारी प्रोसीडिंग में हेल्प करूंगा। तो वो भी एक कॉर्नर निकल करके आता, तो एक उनके प्रति सिंपैथी होता है कि नहीं, उन्होंने सही स्टेप लिया, पहले अपना पद छोड़ा, और अब वो उस केस को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ टोटली ऑपोजिट हो जाता है, आपको उस कॉलेज से हटा दिया जाता है और दूसरे कॉलेज को भी ज्वाइन करवा दिया जाता है। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है ना कि जैसे ये सब चीज़ तो है ही, सबसे जब केस का सब ब्रीफ में मैं पढ़ रही थी, तो सबसे पहला जो चीज़ मुझे खटका वो था कि एफआईआर कितना देर हुआ। एफआईआर होना चाहिए था जिस समय पे, उसके लगभग 10 घंटे बाद हुआ। एफआईआर तो लेट हुआ ही हुआ। पेरेंट्स को कितना गलत चीज बताया गया कि ये सुसाइड है, जबकि ये रेप एंड मर्डर था। जो वुमेन डॉक्टर थी उसका बॉडी अनकॉन्शियसली था सेमिनार हॉल में, और लोग देख के भी बोल रहे थे, फोटोज भी वायरल हुआ। अच्छा, एक और बात है जो हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे,
कि ये सब चीज़ तो हुआ ही, सब चीज़ बात सामने आया, लोगों को देखते ही पता चल रहा है कि उस लड़की के साथ सुसाइड में कैसे बॉडी ऐसे हो जाएगा। तुमको खुद भी ध्यान रखना चाहिए, तुम तो डॉक्टर हो, तुमको तो देख के तुमको पता चल जाएगा। और फिर भी वो डॉक्टर और प्रिंसिपल या जो वहाँ के स्टाफ हैं वो ये डिस्क्लोज करते हैं पेरेंट्स को कि सुसाइड हुआ है। तो मतलब समझिए कि पूरा का पूरा जो वहाँ प्रिंसिपल और सारे के सारे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेंज करने का कोशिश किए, इस चीज़ को दूसरा रूप देने का कोशिश किए। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी सामने लाती है कि ये बहुत गलत हुआ है। और दूसरा चीज़ मेरा ये कहना था कि जैसे कि जो भी वुमेन डॉक्टर हैं या जो भी पीड़िता होती हैं, जो भी रेप केसेस, गैंग रेप्स, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्टर्बिंग, वरिज्म, स्टॉकिंग, जो भी वुमेन से अगेंस्ट वुमेन के सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, उसमें वुमेन को ये दिया जाता है सिक्योरिटी कि उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा और उनका नाम नहीं रिवील होगा जब तक कि उनके पेरेंट्स रिटन में ये नहीं दे देते हैं परमिशन। अब बताइए कि ये मतलब क्या था कि सारे के सारे जो सोशल मीडियाज थे और लोग थे, वो जो वुमेन का फीमेल डॉक्टर थी, उनका पूरा का पूरा फोटोज और उनका पर्सनल फोटोज, जो उनका पहले का फोटो था, वो सब शेयर करते चले गए, नाम शेयर होते चला गया। और ये अपने आप में क्राइम है, 2 साल का सजा का प्रावधान है और ये एक सीरियस क्राइम में आ रहा है। और हम लोगों को और अवेयर होना चाहिए कि अगर आपको पता चलता है कि इस तरीके से, जैसे सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, स्टोरी लगा देते हैं लोग और ना वो शेयर करते जाते हैं कि आप शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अब लोग इमोशंस में तो शेयर कर देते हैं, बट मेक श्योर कि वो लड़की का या वो बच्चे का या जिसका भी आप वो शेयर कर रहे हैं, फोटो उसका ना हो, उसका नाम ना हो तो आप वो मत शेयर कीजिए, उसको दूसरे वे में शेयर कीजिए, क्योंकि ये गलत है, ये क्राइम है, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसके साथ हुआ है उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, वो खुद है, अगर जीवित है तो वो खुद है, उसका भी पर्सनल पूरा जो एक तरीके से आप समझिए पूरा समाज के सामने ये चीज़ आ जाता है, तो कोई क्यों आगे आएगा फिर। इसीलिए शायद जो है वो लोग अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डिस्क्लोज मत करो अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऑफेंस हुआ है। तो इसीलिए ये कानून लाया गया था कि ताकि लोग सामने आने से पहले डरे नहीं कि उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगा। एडवोकेट्स को बोला गया कि डिस्क्लोज नहीं करना है, सबको बताया गया अपने मर्यादा में रहना है। लेकिन जब यहाँ इस तरीके से होता है तो लोगों के बीच में जब इस तरीके से डिस्क्लोज हुआ और हम लोग को तो पता है कि ये रूल है, ये नियम है, तो हम लोग तो यही कोशिश किए कि जितना हो सके अवेयर किया जाए लोगों को। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो एक्शन लेती है तो सबसे पहला यही ऑर्डर देती है कि सारे के सारे सोशल मीडिया पे जितने भी फोटोज हैं, वीडियोस हैं, हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी है उसका ले जाते हुए वो वीडियो, कितना वीडियो वायरल हुआ, वो सब गलत था, वो सब हटाया जाए। और कोलकाता गवर्नमेंट को ये आदेश दिया हो गया है। इस तरह के इंसिडेंट के बाद में हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में जैसे जिस तरीके से प्रचार किया जाता है पॉजिटिव मैसेज के साथ चाहे निगेटिव मैसेज के साथ जो भी है, क्या लोगों के अंदर में सोशल मीडिया स्पेशली लेते हुए लीगल अवेयरनेस की जरूरत है? बिल्कुल है। लोग मेरे कभी किसी वीडियो पे भी कमेंट कर देते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट का जगह है, आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हैं या आप यहाँ पे क्यों बता रही हैं लॉज। बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड है ना वो 8-8 12-12 घंटे अब सोशल मीडिया पे जा रहा है और हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ते चला जाएगा, आने वाला टाइम में और बढ़ेगा। जो हमारे जो यूथ है वो अभी से ही सोशल मीडिया पे है। हमारे जो मेरे से भी जो छोटे जनरेशन है वो लोग अभी से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और उनका मैक्सिमम टाइम जो है दिन का वो जाता है सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो सही भी होता है, गलत भी होता है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, लगभग समझिए 99% एंटरटेनमेंट होता है और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। अगर हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे और आगे आके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, न्यूज़ रिपोर्टर्स अगर आगे नहीं आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो बेसिकली जो सोशल मीडिया जिस लिए यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो के सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस रह जाएगा। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, लीगल अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम अब क्रिएट होने वाला है। और लगभग डेटा के हिसाब से 2022 से 23 में
लगभग 70,000 जो केसेस हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। और बहुत तो होते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ जाके रिपोर्ट करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ज़रूरी है भी कि नहीं, क्या होगा उसके बाद। तो इसलिए लोग करते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे ही बीत रहा है, तो हमें तो अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है। हमें ही शायद अवेयरनेस का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हर तरह के कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, गलत भी सही भी। एक फेयर ट्रायल के लिए आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आता है? फेयर ट्रायल के लिए चैलेंजेस है सबसे पहले तो यही पॉलिटिक्स, हम्म, पॉलिटिकल पावर बहुत हद तक ये हैम्पर कर रहा है, और ये करेगा ही, करते आ रहा पॉलिटिकल है, सिस्टम हैम्पर करता है। बहुत करता है। क्योंकि जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग में जा नहीं रहा है, तब तक तो उनके पास है एक्सेस। दूसरा चीज कि अगर हम लोग देखें जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाता है, तब भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, एविडेंसेस को चेंज करने का कोशिश किया जाता है, विटनेसेस को चेंज करने का कोशिश किया जाता है, जैसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, मतलब ऐसा विटनेस जो जाके चेंज हो जाए। आरुषि मर्डर केस में भी हुआ था, जिसमें कि जो विटनेस थी, जो मेन विटनेस थी, वही जाके चेंज हो गए, और जिसके लिए गए थे, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे, एविडेंस देने के लिए गए थे विटनेस के रूप में, उसके ही अगेंस्ट में विटनेस के रूप में आ गए। मतलब उसके अगेंस्ट में ही कुछ कमेंट करके आ गए, कुछ स्टेटमेंट दे के आ गए। ऐसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे का झांसा दे के, इन्फ्लुएंस करके, डरा के, फ्रॉड करके, किसी भी तरीके से अगर चेंज करने का अगर पावर रखते हैं, तो वो सामने वाला पार्टी कर देता है। अब इसको कितना कंट्रोल किया जाए, नहीं किया जाए, वो तो क्योंकि ऐसा है ना, वो कोर्ट के पीछे होता है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाती है। अब कोर्ट के बाहर ही कोई सेटलमेंट कर लेगा, तो फिर वकील को भी खरीदा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करते हैं। इस पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है? वही वाला बात है, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है नहीं, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, बट एक जनरल स्टेटमेंट अगर दिया जाए, एक जनरल स्टेटमेंट देने का अगर बात किया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि पावर का मिसयूज तो हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो या बाहर हो, कहीं भी हो, पावर का मिसयूज तो हमेशा होते आया है, चाहे एंशिएंट टाइम में हो, चाहे अभी मॉडर्न टाइम में हो। पावर का मिसयूज करना कोई बहुत नया नहीं है, और लोग करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर आप फंस गए हैं, तो आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिएगा कि हम उस चीज़ से निकल पाएँ। केस के प्रोसीडिंग में कौन फंसना चाहता है? बिल्कुल। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इस तरीके के कोलकाता जैसे केस या वुमेन हैरेसमेंट को लेकर के जो केसेस होते हैं, उसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई हो? क्या कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, 3 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वो बच्चे जो वुमेन है, गर्ल हैं, और वो 20 साल से कम है, 18 साल से कम है, पॉक्सो एक्ट उनके लिए लगता है, और उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है, तो उस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी प्रावधान है। लेकिन जब यही एज बढ़ जाता है 18 से ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे जो वुमेन है, उनके लिए जो केसेस हैं, या रेप के लिए जो पनिशमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक का ही है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर 16 साल से या 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ होता है, तो डेथ पनिशमेंट भी है रेप के लिए। हाँ, तो चेंजेस आप देख रहे हैं। बताने का ये रीजन था कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वुमेन है, ठीक है, बट जो चाइल्ड है, वो उसके लिए अलग ज़्यादा वो हीनियस मान लिया गया है, और जो वुमेन जो 18+ हैं, उनके लिए वो उतना नहीं उस तरीके से भी बनाया गया है, जो कि हमारे ये डिमांड है कि उसमें भी डेथ पनिशमेंट होना चाहिए। लेजिस्लेचर को ये करना चाहिए, क्योंकि जब आप रेप को गलत बोल रहे हैं ना, तो वो चाहे जिसके भी साथ वो गलत है, जिस एज ग्रुप का भी हो विक्टिम, गलत सबके है। लिए तो बराबर ही है हाँ, वो दोष। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, और इसीलिए भी प्रोटेस्ट होता है, तो यही डेथ पेनल्टी मांगा जाता है, इसीलिए चीज़ के लिए लोग बोलते हैं। दूसरा एक एज ग्रुप है जो कि ओल्ड एज ग्रुप है, जो कि देखा जाए तो उनके तरफ भी ऑफेंसेस हो रहे हैं। सामने वाला जो है, वो कपड़ा नहीं देख रहा है, वो आपका बिहेवियर नहीं देख रहा है, वो आपका कैरेक्टर नहीं देख रहा है, वो अपना मानसिकता लेके आया हुआ है, और वो अपने मानसिकता के अनुसार ही आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो इसमें एज का, ड्रेस का, कैरेक्टर का कोई रिलेवेंसी नहीं है। और एविडेंस एक्ट में, यानी साक्ष्य अधिनियम में भी ये प्रोविजन है कि
सेक्शन 114 बी, जिसमें कि दिया गया था कि अगर कैरेक्टर, प्रीवियस कैरेक्टर क्या है वो लड़की का, या वो उसका सेक्सुअल बिहेवियर क्या था, बॉयफ्रेंड थे कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना सोसाइटी में लोग बोलते हैं अरे इसका तो यही कैरेक्टर था, तो कोर्ट आपको इस नज़र से नहीं देख रही है कि आपने क्या किया या आपका क्या कैरेक्टर था या आपका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस क्या था। अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है और आपके साथ ऑफेंस हुआ है तो वो ऑफेंस है, वो क्राइम है, वो रेप है। अब ये एज ग्रुप के साथ जैसा डिवीजन किया गया है ना, तो वैसे ट्रीट भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। जैसे कि जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं ना, उनमें अवेयरनेस नहीं होता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना हो सके उतना अवेयरनेस लेके आना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो अब सोशल मीडिया पे हम लोग आएंगे, वुमेन देखेंगी, जो भी टीनेज हैं वो देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समझेंगे, जानेंगे। इतने सारे अभी बहुत सारे सेक्शंस हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो जान ही लिए हैं, तो वुमेन को भी ये चीज़ पता चलेगा कि चलो और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा और जानते हैं। और चाहे वो कितनी भी यंग एज की वुमेन हो। फिर उसके बाद अगर देखिए तो एक जो छोटा सा बच्चा वाला जो ग्रुप है, जो कि बहुत, जिसमें कि इतना भी पता नहीं होता कि गुड टच बैड टच क्या है, तो वहाँ अवेयरनेस का ज़रूरत है। तो ये अवेयरनेस से आएगा, ये पेरेंटिंग से आएगा, जो बच्चे के माँ बाप हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो लेके आएंगे। हमारे स्कूल में सिखाया जाता था, मैं तो गर्ल्स स्कूल से निकली हूँ, तो मेरे स्कूल में तो स्टार्टिंग से ही बताया जाता था कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और कोई लड़का था नहीं आसपास तो हमें पता नहीं होता था कि मैम बता क्या रही हैं, समझाना क्या चाहती हैं, लेकिन पता था, वो बस एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ते हाँ, थे कि हाँ ये चीज़ होता है, तो पता तो है ना एटलीस्ट। अब ठीक है, वो बच्चे को नहीं पता चलेगा कि कौन गुड टच बैड टच है, बट फिर भी एक लड़की में सिक्स सेंस होता है। अगर आप उसको अवेयर कीजिएगा कि देखो ऐसे यहाँ पे नहीं टच करना है, यहाँ पे नहीं करना, तो वैसे अवेयरनेस से इस चीज़ को रोका जा सकता है या चेंजेस लाया जा सकता है। फिर जो हमारा जो ग्रुप है, जो कि यंग एज का ग्रुप है, उसमें भी अवेयरनेस का कमी है। वहाँ भी अवेयरनेस का ज़रूरत है कि अगर वहाँ अवेयरनेस का ज़रूरत है, वहाँ बोल्डनेस का ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अब बाहर निकल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल्स में हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, पटना भी अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगा, तो यहाँ भी अवेयरनेस का ज़रूरत फिर भी रहेगा। चाहे आप कितना भी डेवलप हो जाइए, बट जो ये हेजिटेशन है ना, ये जानकारी से नहीं ख़त्म होगा, ये पढ़ाई से नहीं ख़त्म होगा, ये इंसान के अंदर होता है। जो हेजिटेशन हमें होता है कि हम खुलकर बात कर सकें, जैसे कि हम अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, शायद अगर हम 18 ईयर्स के थे तो हम नहीं कर पाते। मेरे में उतना अवेयरनेस नहीं था, ऐसा नहीं है, मेरे में सब अवेयरनेस था, हम पढ़े लिखे थे, हमको सब चीज़ पता था, बट मेरे में हेजिटेशन था। हम नहीं आके बात कर सकते थे। हम सब चीज़ में बोल्डली रहेंगे, लेकिन हम वहाँ आके लाग कर जाएंगे जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा बोल्ड रहने का ज़रूरत है, जहाँ पे हमको सबसे पहले चुप कराने का ज़रूरत है, जहाँ पे हमको सबसे पहले लड़ने का ज़रूरत है, जहाँ पे हमको बोलने का ज़रूरत है कि हम सही हैं तो सही हैं, आप अपना देखिए, आप गलत हैं। ये चीज़ बोलना जो होता है ना, ये बाद में आया। जब ये यहाँ पे जब हम लोग कॉलेज के जब पढ़े तब शायद आया, या एज हुआ तब आया, बट वहाँ का जो वो टाइम पीरियड था ना, वहाँ पे बहुत डर लगता था। जब टीनेज स्टार्ट होता है लड़कियों में, बहुत हेजिटेशन, बॉडी से हेजिटेशन रहता है, चेंजेस है, सोसाइटी आपको अलग तरीके से देख रही है, और तब आपको बोलना नहीं है, तब आप अपने आप को छुपा के रख रहे हैं, आप कम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कम एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों में। आई गेस यहाँ पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता हाँ, है। बिल्कुल, पेरेंटिंग एंड जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, बिल्कुल जैसा आपका जहाँ आप उठ बैठ रहे हैं, जहाँ पे आप स्कूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। और कुछ तो टाइम के साथ भी इंसान स्ट्रांग बनता है, बहुत सारा चीज़ को फेस करता है तो स्ट्रांग बनता है। लेकिन जब वहाँ पे ना, जब लड़कियाँ जो हैं वो उतना नहीं जान रही हैं कि दुनिया कैसा है, कैसे कैसे लोग हैं, तो वहाँ पे वो एक्सप्लोर नहीं कर रही हैं, नहीं उतना साइकोलॉजी नहीं समझ रही हैं, तो हाँ वो एक्सप्लोर नहीं कर रही हैं, नहीं एक्सपीरियंस कर पा रही हैं चीज़ों को, तो फिर वो एक्सप्रेस भी नहीं करती हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तो होता ही होगा, शायद यही होता होगा, अच्छा शायद हम ज़्यादा कर रहे हैं या हम ही ज़्यादा जज कर रहे हैं, जबकि सब चीज़ उनको सही ही पता होता है, सब चीज़ उनको सही सेंस होता है, वो ज़्यादा अपनी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देती हैं। वहाँ भी अवेयरनेस का ज़रूरत है, वहाँ बोल्डनेस का ज़रूरत है। और फिर एक एज ग्रुप आता है जो ओल्ड एज ग्रुप है, जो प्रोफेशनल में ज़्यादा रहते हैं, जो वुमेन जो हैं कि प्रोफेशनलिज्म में ज़्यादा हैं, वर्कलोड उन पे है, काम कर रही हैं, और उनको है कि अब पैसा कमाना है, और
वहाँ वो सेक्सुअल हरासमेंट जो है वर्क प्लेस पे वो इग्नोर करती हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। तो फिर वो एक जो एज ग्रुप आता है ना 25 से लेके, तो वो वाला जो एज ग्रुप है वो सब चीज़ जान रहा है, वो सब चीज़ से अवेयर है, वो बोल्ड है, वो सब चीज़ कर सकता है, बट फिर भी उस पे मजबूरी है वो नहीं कर रहा है। उस पे मजबूरी है इनकम का, उस पे मजबूरी है कि उसके ऊपर के जो बॉस हैं या सीनियर हैं वो उन पे अथॉरिटी रखते हैं, आप उनके अगेंस्ट कैसे बोल दीजिएगा, बदनामी का, सबसे सबसे ज्यादा तो बदनामी का रहता है बदनामी कि का। सोसाइटी क्या कहेगा। सोसाइटी के वो सही है अपनी जगह पे, फिर भी और ये हमेशा रहेगा, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हम लोग उसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारी बेटी है तो वो कर सकती है, हमारी बेटी है तो कपड़ा पहन सकती है, बट दूसरी की बेटी है तो उस पर कमेंट करेंगे। हमारी बेटी को पूरा छूट है बट दूसरी की बेटी नहीं कर सकती है, दूसरी की बेटी को क्यों ऐसे कर रही है, वो उस पर ज़रूर कमेंटबाजी करेंगे, जबकि ये नहीं सोचेंगे कि आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बेटी है, आपकी भी वाइफ होगी, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो आप उसके लिए अलग और बाकी के लिए अलग। तो जब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगा ना, तो तब शायद ये क्राइम भी कम हो जाएगा, और शायद ये फिर जो हेजिटेशन जो है लड़कियों में या फिर जो भी बदनामी का जो चीज़ है वो भी शायद कम होगा। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी में तो ये सब होना ही है, ये रहेगा ही रहेगा, ये ख़त्म कभी नहीं हो सकता है। बट देखा जाए ना तो ये सब चीज़ करते जाएंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक प्रेशर नया जनरेट हो ही जाता है कि वो सामने नहीं आ पाता है लोग इस चीज़ को लेके। तो बहुत डिटेल में भी हम लोग समझेंगे ना, फिर भी ये इतना आसान नहीं है इस चीज़ को ख़त्म करना। वो धीरे धीरे करके खत्म होगा, और पूरी तरीके से तो खत्म कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कोई लड़की जब कोई बोल्डली कम आती है सामने, तो वो कहीं 4 लड़कियों को और इंस्पिरेशन देती है। बिल्कुल। तो बस वैसे ही धीरे धीरे चेंज चलने वाला है, और तभी शायद जो सारे एज ग्रुप के लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, ये लड़की की या ये लड़की आगे बढ़ रही है ना, तो हम क्यों नहीं। तभी एक आवाज उठता है तो साथ में चार सारे आवाज उठता है आवाज़ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी हम इसके भी लिए इसके लिए बात करेंगे, या हम सपोर्ट करेंगे, या कोई खड़ा हुआ है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो तभी भी तो उसको स्ट्रांग फील होगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, या हम जो बाहर आके बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। सपोर्ट मिलने से भी उसको फ़ायदा होगा। तो ये शायद चीज़ें हैं जो करके अगर हम लोग ध्यान दें तो रिफॉर्म हो सकता है सोसाइटी में। मैम, आपने अभी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में लोगों का अवेयरनेस और उनके साथ जो इंसिडेंट होता है उसको लेकर के उनका क्या परसेप्शन होना चाहिए, या किस तरीके से वो उन सब चीज़ों को देखें। क्या इसमें एनजीओ कुछ रोल अदा कर सकता है या अदा कर रहा है, जिसमें कि लोगों को ये सोशल अवेयरनेस हो कि हाँ, वर्क प्लेस पे कोई हरासमेंट हो रहा है तो हम आगे लेकर के आए? हाँ, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, जैसे कि अगर आप उनके पास जाइएगा, तो आप बस उसके पास जाइए, वो उसके बाद का सारा लीगल प्रोसीडिंग्स वो करेगा टैकल। तो जैसे कि एक होता है ना कि हमको अपना सारा काम छोड़ के पूरा का पूरा टाइम अपना जो है वो देना होगा कोर्ट प्रोसीडिंग में, तो बोझिल है ये चीज़ कि आपको हर डेट पे जाना है, और जो भी चीज़ हुआ वो चीज़ देखिए, फिर उस पे काम कीजिए। तो उतना प्रेशर लेना पड़ता है, और आपका सारा जो दिनचर्या चल रहा है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पे जो एनजीओ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे फेमस एनजीओज़ हैं जो बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। वो पूरा का पूरा जो लीगल प्रोसीडिंग होता है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, और वहाँ से फिर वो उसको सँभालते हैं, और जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो सँभालते हैं। बस करना ये है कि आप वहाँ जाइए और उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, और बस वहाँ से वो लोग टैकल कर लेते हैं। बहुत सारे केस इसीलिए रजिस्टर नहीं होते हैं क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम केस के लफड़े में पड़ गए तो हमारा हमारा करियर खत्म हो जाएगा, हम लोगों को हियरिंग पे जाना पड़ेगा। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं कि ये 7-7, 8-8 साल चल रहा है, और तब जाके जजमेंट आ रहा है। अभी पता ही नहीं कोलकाता रेप केस में कब आएगा जजमेंट। उम्मीद तो है कि ये जल्दी आ जाए, साल के एंड तक कम से कम कुछ पता चल जाए, किसी को तो सज़ा हो, पता तो चले मुजरिम कौन है। जैसे कि जो पकड़ाया था संजय रॉय, आई थिंक, तो वो उसके साथ भी बहुत सारा किया गया इन्वेस्टिगेशन, और पहले तो वो क्लेम किया कि हम किए हैं, लेकिन जब वो उसके साथ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो जो है ना वो उस समय था नहीं। ओके। वो उस समय था नहीं, वो जो रेप हुआ है या मर्डर हुआ है वो उसके जाने के बाद हुआ है। सॉरी, उसके मतलब उसके पहुंचने से पहले हो गया था। वो जब गया तो वो देखा कि ये चीज़ हो चुका है, और
अब उस पे प्रेशर बनाया गया, पॉलिटिकल प्रेशर, या वहाँ के जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ के लोग किए क्या किए पता नहीं, बट उसको ये मैनिपुलेट किया गया कि आप ये स्टेटमेंट दें। और कहीं ना कहीं गलती कितना है वो तो वही है ना, चेकिंग से पता चलेगा। अब देखिए कहते हैं कि वही लाई डिटेक्टर पे पूरा तरीके से आपको रिलाई नहीं Rely नहीं कर कोर्ट नहीं करेगी पूरा रिलाई, लेकिन ये एक तरीके से एक डायरेक्शन मिल जाता है केस को कि direction हाँ ये प्रोबेबली हुआ होगा और हुआ इस होगा। डायरेक्शन में हम लोग कहीं ना कहीं ये investigate कर चीज सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज हुआ होगा, और फिर यहाँ से क्या होता है कि वाइडर स्कोप हो जाता है कि ज्यादा लोग जो हैं कि वो क्रिमिनल हैं जो इस केस में क्राइम किए होंगे। तो वहाँ पे वही है, वो लोग एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, और वुमेन को एक तरीके से पावर और सपोर्ट देने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कितना भी अगर हस्बैंड नहीं हेल्प करेगा, अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं हेल्प करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर जिसके साथ जो क्राइम हुआ वो सामने नहीं आके बोल सकती है। और जब यहाँ इस तरीके का जब केसेस होता है जहाँ पे कि डेथ हो जाता है, जो भी विक्टिम Victim. होती है, तो वहाँ पे जो एनजीओज हैं वो, अब हम मेरे नज़र में यही है ना कि जिसके साथ क्राइम हुआ और वो अगर दुनिया में नहीं है तो उसको कोई न्याय नहीं दे सकता है। लेकिन एज अ सोसाइटी, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी ही होता है, सोसाइटी उसको रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे हम लोगों को न्याय चाहिए कि आने वाले टाइम में ये नहीं हो। एक ऐसा रोल मिल जाए, एक रोल मॉडल सेट हो जाए, एक कुछ बड़ा स्टेप लिया जाए जो कि आगे आने वाले जनरेशन को हेल्प करे, आगे आने वाले वुमेन के साथ जिसके साथ भी ये हो उसको सपोर्ट करे, उसको न्याय दे सके। तो यहाँ पे ये केस भले उस लड़की के लिए चल रहा है, बट ये न्याय तो मिलेगा उन सभी Society- आने वाली बिल्कुल, लड़कियों को, ये उन सभी आने वाली लड़कियों के लिए हो रहा है, क्योंकि वो तो अब है ही नहीं, उसके साथ तो क्राइम हो ही गया, उसका तो डेथ ही हो गया। आपके पिछले वाले लाइन से एक ये बात निकल के आता है कि ठीक है वुमेन के साथ हरासमेंट होता है, बट एक एंगल ये भी निकल के आता है कि मेल भी कभी कभी सफर करते हैं बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि ये बीइंग अ मेल एक फियर हमारे पास रहता है, ठीक है कंसेंट के साथ में रिलेशन बनाया गया हो या नहीं कंसेंट के साथ नहीं बनाया गया हो, क्योंकि कई बार कैजुअल होता है रिलेशन, हाँ। कई बार आप रिलेशनशिप में होते हैं फिर भी रिलेशन बनता है, लेकिन उसका कभी कभी मिसयूज होता है, लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर आपका आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंट करता है कि रिलेशनशिप में तो रहते हैं, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, लेकिन बाद में फिर वहीं रेप का चार्जेस लगा देते हैं। मिसयूज भी बहुत हो रहा है, कोर्ट भी ये मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि लगभग 30% जो केसेस जो आते हैं रेप केसेस के वो मैनिपुलेटेड या मैनिपुलेटेड गलत होते हैं और वो परेशान करने के लिए होते हैं। पता चल जाता है, केस प्रोसीडिंग जब चलता है तो बाद में पता चल जाता है। लेकिन जब ये चीज़ हुआ तो बहुत मास अवेयरनेस फैलाया गया कि ये चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि पहले क्या था ना कि रेप की कैटेगरी में इसको भी डाला गया था। तो अब जो नया हमारा नियम बना है भारतीय न्याय संहिता, वो आईपीसी को जो इंडियन पेनल कोड था उसको चेंज करके लाया गया है। उसमें एक सेक्शन लगाया गया है, सेक्शन 69। ओके। और हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम ये ज़रूर बताते हैं कि सेक्शन 69 जो है ये बेसिकली एम्पावर कर रहा है मेन को यहाँ पे। ओके। और यहाँ क्या पे सेक्शन 69 है? है क्या? तो ये कहता है कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रह रहा है या मतलब रिलेशनशिप में है और वो उससे वादा करता है लड़की से कि वो उसके बाद शादी करेगा, शादी का वादा करके, और अगर उसको धोखा देता है, नहीं करता है, तो ये रेप नहीं होगा। रिलेशनशिप बनाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन ये रेप नहीं होगा। ये आएगा इस कैटेगरी में, सेक्शन 69 में, जिसमें कि लगभग 10 साल तक का सजा है और फाइन लगेगा। लेकिन ये रेप नहीं है। रेप बहुत बड़ा चीज है एक्चुअली ये एक तरीके से बहुत ये गलत था, रिप्रेजेंटेशन एकदम गलत। रेप को जितना जनरलाइज कर दिया गया इस वर्ड को, एक्चुअली में ये बहुत ही डरावना शब्द है। हाँ, ये बहुत डरावना है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अगर आप किसी पे रेप का चार्जेस लगा रहे हैं और पहले उसी के साथ रिलेशनशिप था,
ठीक है, हो सकता है फ्रॉड, जो कि आजकल देखा जा रहा है, फ्रॉड का केसेस आता है, तो वो एक अलग कैटेगरी है ना। हम लोग उसको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं ना, जहाँ पे बिना कंसेंट के हो रहा हो वो चीज़। यहाँ पे वो फॉल्स कंसेंट लिया गया है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट लिया गया है। तो यहाँ पे उसको चेंज किया गया और उसको इस बार नए कानून में उसे अलग कर दिया गया है। और सेक्शन 69 जो है वो इसी को कहता है। ये कहीं ना कहीं वुमेन को भी ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके लिए स्पेशल एक बना दिया कि रिलेशनशिप में भी अगर आप जाते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल गया। और कहीं ना कहीं ये मेन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि पहले जो रेप केसेस उन पे चल रहे थे, वहां से तो वो उतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगेगा ना। जो जो अभी नया लॉ आप बात कर रही हैं कि नया संहिता आया है, क्या उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेकर के, उनके सेफ्टी को लेकर के कुछ है उस पर? नहीं, स्पेशली कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। हाँ, सेक्सुअल हैरासमेंट है। सेक्शन 69 एक और चीज वो तो को पहले include भी करता था, है। सेक्सुअल हैरासमेंट हाँ, पहले भी था। लेकिन सेक्शन 69 जो है वो एक और चीज को इंक्लूड करता है कि अगर कोई आपको ये बोल के रिलेशनशिप में ले आए कि आपको वो जॉब देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा और आपके साथ रिलेशनशिप बनाता है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, सेक्शन 69 में। फॉल्स प्रॉमिस एक तरीके से बोलिए। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट का झांसा देना भी तो गलत है, एक तरीके से भी आप एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। और सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल जिनके साथ भी अथॉरिटी में बैठे हुए लोग करते थे, उनको ज़बरदस्ती सेक्सुअल कंटेंट दिखाने का कोशिश करना या फिर प्लेजर लेने के लिए, फेवर देने के लिए उनको रिक्वेस्ट करना, तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आता था, सेक्सुअल असॉल्ट में आता था। और उसके लिए था पहले भी प्रोविजन, लेकिन एक ये स्पेशल नहीं है। और बेसिकली जो कंक्लूड अगर किया जाए तो सेक्शन 69 जो है वो इस चीज़ को इंक्लूड करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है आपको और एम्प्लॉयमेंट देने का कोई अगर आपको वादा दे के आपके साथ रिलेशनशिप में है या आपके साथ फिजिकल होता है, तो आप उसके लिए भी केस फाइल कर सकते हैं। व्हाट लीगल रिफॉर्म जुडिशरी शुड डू जिससे कि ये इस तरीके के जो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ में जो इंसिडेंट होता है उसको इंश्योर कर सके, उनके सेफ्टी को लेकर के कुछ रिफॉर्म की जरूरत है आपके ख्याल से? हाँ, रिफ़ॉर्म की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि एक स्पेशल एक्ट बनना चाहिए जिसमें कि वो सारे लॉज़ हों जो कि वुमेन प्रोफेशनल्स के लिए हों, ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लीगल फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, बिजनेस में हो, खुद का कोई स्टार्टअप कर रहे हो और वहाँ उनके साथ कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता है। एक जनरल तो बना हुआ है हमारे पास लॉ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। उनको नीचा दिखाने का कोशिश हो, चाहे किसी तरीके से सेक्सुअल फेवर लेने का कोशिश हो या हरासमेंट करने का कोशिश हो, तो वहाँ पे वो सारा एक पर्टिकुलर एक्ट उसी को गवर्न करने के लिए बनना चाहिए। ये जो है वो हमारा गवर्नमेंट कर सकता है। और अगर हम लोग रिफॉर्म करने का कोशिश करें तो हमें बस एक ही चीज़ करना होगा कि हमारा जो बेटा होगा, हमारा जो पति होगा, हमारा जो बॉयफ्रेंड होगा, वो इस तरीके से एजुकेटेड हो, इस तरीके से अवेयर हो कि वो आने वाले किसी भी वुमेन के साथ ये ना करे, गलत तरीके से व्यवहार ना करे। और अगर आप ऐसा करते हुए देखते हैं या आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप उस चीज़ को चेंज करने का कोशिश करें। और यही चीज़ वाइस वर्सा है, ये मेल की तरफ भी ये एक आप देखिए तो ड्यूटी बनता है कि वो इस तरीके का इन्वायरमेंट रखे कि वहाँ पे खड़ी एक भी महिला को ये अनकंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि ये ना कैरेक्टर दिखाता है मेल का कि आप कितने अच्छे हैं कि आपके पास कोई भी आके सामने से बात कर सकता है, आपके पास कोई भी आके अप्रोच कर सकता है। ये नहीं सोचेगा कि आप उसको गलत समझिएगा या आप उसको गलत तरीके से लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ड्यूटी जो है वो मेल पे ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल जो है वो अपनी तरफ से तो सब काम कर ही रही और है। उनका सिक्स सेंस कहता है कि हाँ किनके साथ बात करना चाहिए, किनके साथ बात नहीं करना चाहिए। बट स्टिल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन को लेकर के है सोसाइटी में, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लोग कहते हैं आप अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देंगे वो वैसा शिक्षा देंगे जो जैसे आप खुद होंगे, और आप अगर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो आप सोसाइटी को भी साथ में अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और वही है, पेरेंटिंग जो है वो अगर हमें मिला होगा तो ही फिर हम लोग भी दे पाएंगे। तो ये तो चलने वाला लॉन्ग प्रोसेस है, जर्नी बाय जर्नी, जनरेशन टू जनरेशन ये जाते चला जाएगा। और जस्ट जितने भी बच्चे हैं अभी जो मुझे सुन रहे हैं, जो जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, तो उनको बस एक ही मेरा